Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 8, Human Health and Diseases of class 12th NCERT, and this is the part 3 video of this chapter. Okay. So question number 19. Question number 18 तक हमने कर लिया है. Question number 19, which of the following is not a lymphoid tissue? इसमें से कौन सा lymphoid tissue नहीं है? तो लिम्फॉइड टिश्यू होता क्या है पहले ये समझते हैं. लिम्फॉइड टिश्यू ये वो ऑर्गन्स हैं या लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स जो हैं, जहां पे लिम्फोसाइट्स जहां पे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, उनका मैचुरेशन होता है, उनका प्रोलिफरेशन होता है. ओके, प्रोलिफरेशन ये तीन चीज होती हैं जहां पे उनको हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां पे ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं. तो देखिए बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स जो हैं, दोनों लिम्फोसाइट्स यानी कौन कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, एक तो है बी सेल्स और एक है टी सेल्स. ये जो बी सेल्स और टी सेल्स है बोन मैरो में दोनों का ही ऑरिजिन होता है. लेकिन जब मेच्योर होना होता है तो बी सेल्स तो बोन मैरो में ही रह जाती है, लेकिन जो टी सेल्स है वो थाइमस में चली जाती है. यानी कि बोन मैरो में जो बी सेल्स है उनका ओरिजिन भी हो रहा है और मैचुरेशन भी हो रहा है, और थाइमस में टी सेल्स का सिर्फ मैचुरेशन हो रहा है क्योंकि ओरिजिन तो बोन मैरो में हुआ है. ठीक है, तो ये प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू है जहां पे इन दोनों का ओरिजिन और मैचुरेशन होता है. उसके बाद यहां से ये चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं कहा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से, ये सब है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, माल्ट, गाल्ट, और इसके साथ अपेंडिक्स भी होता है, अपेंडिक्स. ओके, तो इन सब जगहों पे ये लिम्फोइड ऑर्गन्स जाते हैं और वहां जाके ये प्रोलिफरेट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इनको वहीं पे एंटीजेंस भी मिलते हैं और ये एंटीजन से फाइट करके क्या बन जाते हैं, इफेक्टिव ऑर्गन्स या इफेक्टर बन जाते हैं. ठीक है, तो ये जो लिम्फोइड टिश्यूज में से कौन सा नहीं है वो पूछा है. स्प्लीन आपने यहाँ पढ़ा, टॉन्सिल्स भी पढ़ा, थाइमस भी पढ़ा, पेनक्रियास नहीं पढ़ा. तो पेनक्रियास क्या है, वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है. क्या है आपका एक्सोक्राइन, और इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन भी होता है. यानी कि आप इसको कह सकते हो कि जो आपका पेनक्रियास है वो क्या है, वो है आपका मिक्स्ड ग्लैंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ. बर्थ के टाइम पे तो उसका साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है. तो वो कौन सा ग्लैंड है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है, तो वो उसका आंसर है थाइमस. ठीक है, थाइमस वो ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पे तो काफी बड़ी रहती है साइज में. ये जो थाइमस है जहां पे आपके टी सेल्स का मैचुरेशन हो रहा है, ये जो थाइमस है बर्थ के टाइम पे इसका साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन प्यूबर्टी तक इसका साइज काफी स्मॉल हो जाता है. ओके, तो 20 का सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड ये इक्वल साइज में रहते हैं. पीनियल जो है स्लीप वेक साइकिल के लिए रहता है. पिट्यूटरी में बहुत सारे ये रिलीज करते हैं जैसे कि आपके FSH, LH हो गए यानी कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स. उसके बाद पिट्यूटरी से ही आपके ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन ये सब भी रिलीज हो रहा है. थायराइड से आपके T3, T4, TSH ये सब रिलीज होता है. तो ये आपका 3 है, यानी कि थाइमस जो है वो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 21, हीमोजोइन. हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन ऑप्शंस हैं, प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, टॉक्सिन्स रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, और टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स. तो देखिए हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन जो है वो एक तरीके का टॉक्सिन है जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है. यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, इसमें इस ह्यूमन को व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट. अब ये जो है क्या है, ये हेल्दी मैन था. ओके, इस हेल्दी मैन के हाथ पे इस मच्छर ने काटा और इस मच्छर ने क्या दे दिया इसको, स्पोरोजोइट. स्पोरोजोइट क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मैन. तो यहां से ये स्पोरोजोइट कहाँ गया, देखिए यहां से गया इसके लिवर सेल में, लिवर सेल में गया, और यहाँ पे लिवर सेल में क्या किया इसने, साइजोगोनी. साइजोगोनी क्या होता है, साइजोगोनी का मतलब मल्टीपल फिशन. बहुत सारा नंबर अपना बढ़ा दिया, अपना नंबर इतना ज्यादा, 1 2 गया होगा और हजारों जो है अपना नंबर बढ़ा दिया, साइजोगोनी.
अब इस साइजोगोनी के बाद इस लिवर की सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता चला गया, यानी कि एक इसकी कई सारी सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। अब देखिए इसमें साइजोगोनी वाली में दो चीजें दो हिस्सों में होता है। एक तो यहाँ पे जो स्पोरोजोइट है वो इसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, एक एक सेल को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं लिवर के सेल्स को, और इसीलिए लिवर इन्फेक्शन भी इसमें हो जाता है, लिवर का साइज काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये स्पोरोजोइट जो उसी का जो दूसरा पार्ट है स्पोरोजोइट, वो क्या करता है, वो आरबीसी को भी इन्फेक्ट करता है। यानी कि ह्यूमन में ये दो चीज को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके लिवर को भी इन्फेक्ट कर रहा है और आपके आरबीसी को भी इन्फेक्ट करता है। तो ये जो आरबीसी में जाएगा, तो आरबीसी में देखिए इस आरबीसी में ये एक स्पोरोजोइट गया और वो अपना नंबर बढ़ाने लगा। नंबर उसने साइजोगोनी से ऑलरेडी बढ़ा दिया है। यहाँ पे वो जब अपना यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे करेगा वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एरिथ्रोसाइट में भी अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देगा, वहां भी तो आरबीसी में भी तो अपना नंबर बढ़ाएगा। जब अपना नंबर इसमें बढ़ाएगा तो यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, ये एक टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। अब ये जो हीमोजोइन टॉक्सिन है, जब भी ये मान लीजिए रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल में बहुत सारे हीमोजोइन बना। अब इतना सारा जब हीमोजोइन बनता चला जाएगा तो क्या होगा, ये जो आरबीसी है ये बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आरबीसी जो है वो इस तरीके से बर्स्ट कर गया। अब पूरा हीमोजोइन जो है इस तरीके से बाहर रिलीज हो गया। जब भी ये हीमोजोइन इस तरीके से बाहर रिलीज हो जाता है खूब सारा, अब यहाँ पे एक हीमोजोइन गया था, इस तरीके इसने खूब सारे हीमोजोइन बना दिए। अब ये हर एक हीमोजोइन जो है वो दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए केपेबल है। तो जब भी एक आरबीसी को बर्स्ट करके हीमोजोइन बाहर निकलता है तो उस इंसान को तुरंत जो है ठंडी लगती है, एक अटैक लगता है, चिल्स विद फीवर। ठीक है, तो आप देखते हो कि जिसको भी मलेरिया होता है उसको ठंडी लग के बुखार आता है। ठीक है, तो जब ये हीमोजोइन रिलीज होता है तब ये ठंडी लग के बुखार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉक्सिन क्या है, इस प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से ये टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी। Question number 22. Which of the following is not the causal organism of ringworm? ये जो रिंगवर्म है, पहली बात तो ये कॉज किससे होता है, यानी कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। तो रिंगवर्म का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, एक तो है आपका माइक्रोस्पोरम, दूसरा है आपका ट्राइकोफाइटॉन, और तीसरा है आपका एपिडर्मोफाइटॉन। और ये सब क्या है, ये सब फंजाई है, यानी कि ये सब क्या है, फंगस है। यानी कि जो रिंगवर्म है किससे कॉज होता है फंगस, ये फंगल डिजीज है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिंगवर्म का, ये मिट्टी से, कई बार मिट्टी से ये फंगस आ जाता है, कई बार दूसरे के कपड़े, जिनको फंगस इन्फेक्शन है उनके क्लोथ्स, उनके कपड़े पहनने से या उनके कपड़े छूने से हो जाता है। ठीक है, उनको मान लीजिए उनके सर में फंगस है तो उनकी कॉम्ब को यूज करो तो फंगस हो जाता है, उनके टाल अगर यूज करो, ठीक है, तो उससे भी हो जाता है। या फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन की उसने छू दिया तो इन्फेक्टेड पर्सन से आपको ये फैल जाता है, क्या, आपका रिंगवर्म। ओके, सिम्टम्स इसके क्या क्या है, सिम्टम्स देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को फंगल इन्फेक्शन उसके हेड पे है तो बहुत ही इची स्किन हो जाएगी, उसकी ड्राई स्केली स्किन होगी, बहुत ज्यादा ड्राई स्कैल्प होगा, बहुत ज्यादा उसको डैंड्रफ होगी। जो नॉर्मल डैंड्रफ है वो रिंगवर्म की वजह से नहीं होता है, लेकिन जिनको रिंगवर्म डिजीज है उनके हेड में जो डैंड्रफ है वो परमानेंट रहता है, यानी कि किसी एक सीजन के लिए नहीं होता, और वो एक लेयर बना देता है और धीरे धीरे वो लेयर बढ़ता चला जाता है और एक वो परत, धीरे धीरे एक परत बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि ड्राई स्कैल्प हो जाता है। ठीक है, लेजन हो जा रहा है स्किन में, स्किन में एक तरीके का लेजन हो जाएगा, नेल्स में लेजन हो जाता है। ठीक है, या फिर टोज के बीच में कई बार आपने देखा होगा व्हाइट कलर का हो जाता है फंगस, इची स्किन हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं इन रिंगवर्म का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रोस्पोरम आपने पढ़ा, ट्राइकोफाइटॉन भी आपने पढ़ा, एपिडर्मोफाइटॉन भी पढ़ा, ये जो तीन मैंने आपको बताया है। मैक्रोस्पोरम जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, सो 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 23, last question of this chapter. A person with sickle cell anemia is, options है, more prone to malaria, more prone to typhoid, less prone to malaria, less prone to typhoid. अब देखिए सिकल सेल ट्रेट जो है वो क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन में होता है।
और ये हीमोग्लोबिन किस में होता है? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में। आरबीसी का साइज क्या होता है? इस तरीके से सर्कुलर साइज होता है ना। तो ये जो आरबीसी का सर्कुलर साइज है इसको हम कहते हैं एचपीए। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या है ये? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। ओके, अब ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरीके का बीटा ग्लोबिन चेन होता है। बीटा ग्लोबिन चेन। इस बीटा ग्लोबिन चेन में जो है पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि GAU इस तरीके से करके है, तो ये जो A है, A हट के A की जगह पे क्या आ जाएगा? T। ठीक है, A की जगह पे क्या आ गया? T। तो यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। तो पहले जो ये कोडॉन किसको कोड कर रहा था? पहले ये कोडॉन कोड कर रहा था ग्लूटामीन को। ग्लूटामीन को। तो जब इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो ये किसको कोड करने लगा? ये कोड करने लगा वेलिन को। कौन सी पोजीशन पे ये काम होता है? ये काम होता है बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे। ग्लूटामीन की जगह पे अब वो वेलिन को कोड करने लगा। तो जब वो वेलिन को कोड करने लगेगा तो क्या होगा? ये जो हीमोग्लोबिन चेन है यानी कि हीमोग्लोबिन HbA है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HbS में। और ये इस इंसान को क्या हुआ? एनीमिया डिजीज, यानी कि धीरे धीरे ब्लड लॉस होने लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? HbS। ये क्या HbS क्या होता है? सिक्कल हीमोग्लोबिन। ये जो सिक्कल हीमोग्लोबिन है, अब देखिए इसका शेप कैसा हो गया? एकदम सिक्कल के शेप का हो गया। ठीक है, अब इस सिक्कल शेप में अगर मान लीजिए कोई स्पोरोजोइट, कोई मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटो है, जैसे कि एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसने इस ह्यूमन को बाइट किया, तो अब मलेरिया का जो स्पोरोजोइट है ये कौन से आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा? ये तो आरबीसी पूरा है ही नहीं। ठीक है, सिक्कल सेल आरबीसी है, तो इसको ना वो मलेरिया यानी कि जो आपका प्लाज्मोडियम है वो इसको इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जब इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा तो आप कह सकते हो कि ये जो आपके सिक्कल सेल, जिन भी इंसान को सिक्कल सेल डिजीज हुई है, सिक्कल सेल एनीमिया डिजीज हुई है, वो लेस प्रोन हो जाते हैं टू मलेरिया। वो मलेरिया के लिए लेस प्रोन हो जाएंगे। अब उस इंसान को मलेरिया नहीं हो सकता। ठीक है, तो 23 का C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।